हेलो दी, हाउसवाइफ जॉइंट फैमिली के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ने के लिए और कंसिस्टेंसी कैसे रखें, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, जैसे कायदे की बात करें तो जॉइंट फैमिली का मतलब जहाँ परिवार में ज़्यादा लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो कायदा तो ये होना चाहिए, जब ज़्यादा लोग हैं, काम ज़्यादा है लेकिन करने वाले भी ज़्यादा हैं, है ना, तो आपके काम कुछ बटे हुए होने चाहिए। सही तरीका तो ये है। अगर ऐसी फैमिली है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप अपने हिस्से का काम निपटाएं, उसके बाद जब दूसरा अपने हिस्से का काम कर रहा है उस टाइम पे आप फ्री हैं, अपना काम करें। लेकिन अगर रवैया ये है कि पूरा दिन एक ही लगा पड़ा है, बाकी सिर्फ बैठे हैं, ये वाली जॉइंट फैमिली है। या फिर किसी का कोई काम बटा नहीं हुआ, सुबह भी दोनों लोग लग रहे हैं, शाम को भी दोनों लोग लग रहे हैं, दोपहर में भी दोनों लोग लग रहे हैं, किचन में भी हर काम सब मिलके 2-3 औरतें जो भी हैं घर की वो सब कर रही हैं, उसमें होता क्या, किसी को भी फ्री टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे बुरा भला मानने वाली बात नहीं होती कि देखो जी हम काम कर रहे हैं, वो घुस गई कमरे में। बिल्कुल बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर आपके घर में 2 या 3 महिलाएं हैं जो घर का काम समेटने की जिम्मेदारी है जिनकी, ठीक है, वो अपना बिल्कुल एग्जैक्ट काम बांट लो। और जब वो अगला कर रहा है ना, उस टाइम पे बिना गिल्ट के आप उतने घंटे, जो 2 घंटे आप किचन में दोगे, वो फ्री मिल जाते हैं आपको। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली का मतलब सिर्फ ये है कि बाकी सब रहेंगे, बैठेंगे और काम सारा आपको करना है, ठीक है, तब आपके लिए ये है कि भाई जितना भी काम है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है उसको तो आप कर लो अपने हिसाब से। सपोज़ करो कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है ना, खाने की प्रिपरेशन करनी है, ये आप करेंगी अपने हिसाब से। अब जो काम ऐसे बच जाएंगे जो दूसरा जब हाँ करेगा जब मैं करूँगी, है ना, उन कामों को कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। सपोज़ करो कि आपका नाश्ते का काम आपने 10 बजे तक निपटाना है, अब कोई कहे जी 10:30 बजे खाऊंगा, तो आप फिर बना के रखने के लिए उनको बोल सकती हो कि भाई मैं बना के रख रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है। आपको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि मेरे को पढ़ाई के लिए 2 से 2.5 घंटा ये वाला निकालना है, इसलिए अभी तक खा लो, मैं गरम गरम बना के दे रही हूँ, अगर उसके बाद आपकी इच्छा है खाने की तो ये रखा है, आप प्लीज़ ले लेना। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे कि हम हर एक के लिए हर टाइम अवेलेबल भी हों और साथ में हमें हमारा फ्री टाइम भी मिल जाए, तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ये कभी एक साथ हो नहीं सकती। आपको अगर अपना फ्री टाइम चाहिए तो आपको वो फ्री टाइम उनकी अवेलेबिलिटी जो दे रहे हो ना, उसे में से ही तो खींचना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि आपका जो घर के मेन 7 काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, ठीक है, डस्टिंग, कपड़े प्रेस करना, बच्चों को पढ़ाना, खाने के अलावा ये 7 काम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप अपने हिसाब से कर लें। बाकी बचा खाना, उसका मैंने आपको बता दिया कि एक फ़िक्स टाइम तक रख लो कि इतने देर तक बनाऊंगी। तो आप एक टारगेट रखो कि सुबह है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर पढ़ रहे हो तो अलग हिसाब है। कुल मिला के आप देखो कि आपका एनर्जी लेवल किस टाइम पे हाई रहता है, काम उस टाइम पे अपनी पढ़ाई का करो और बाकी टाइम में अपना शेड्यूल बना लो कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये काम निपटाना है, मैं कोई सही पहले करूँ कोई सही बाद में, लेकिन इतने काम इतनी देर में निपट जाएं। तो पिन पॉइंटेड होकर प्लान करो, जब ही हो पाएगा। और जब एक बार प्रैक्टिकली हम टाइम टेबल फॉलो करने लायक बना लेते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। अब हम बनाएंगे बिल्कुल जोश में आके बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता, लेकिन एक ऐसा प्रैक्टिकली बनाओ जिस टाइम आपकी, मैं वही इसीलिए कह रही हूँ कि एनर्जी किस टाइम आपके पढ़ने के हिसाब की हाई रहती है, उस टाइम अपना पढ़ने का टाइम निकालो। सारा काम निपटा के सोचोगी अब मैं पढ़ने बैठूँ, पता लगा थक गई, सो गई, पढ़ नहीं पाई। तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखो, अपनी एनर्जी, सबकी अवेलेबिलिटी, काम बट सकते हैं तो बांटे जाएँ, या अकेले करना है तो कैसे करूँ, उसके आधार पर अपना प्लान बनाओ। इसी तरीके के एपिसोड 101 में आए हैं 100 से ज़्यादा प्रश्न। देखते हैं उनमें से कितनों के जवाब मुझे देने हैं, कितने सिर्फ थैंक यू हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं या मेरी तारीफ़ हैं, ठीक है। तो जो जो सवाल हैं मैं फटाफट से पढ़ती हूँ और आज का एपिसोड शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि जितने भी लोगों ने भरोसा करके मुझसे अपनी समस्याएँ बताने के लिए सोचा है, उनका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं उन्हें दे पाऊँ। तो चलो उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूँढने के लिए आओ बहन बातें करें। सेकंड क्वेश्चन, हेलो दी, मेरी देवरानी 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो गांव गई थी पर
सास से लड़ाई झगड़े करके मेरे पास आ गई है। डॉक्टर डिलीवरी का डेट 10 जून बताए हैं। मेरी देवरानी कोई भी काम नहीं करती, मुझे ही सारा काम करना है। 2 बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे गांव में हुए थे तो सास सब कुछ ही है की है। अब मुझे इसकी टेंशन बनी हुई है, इसका कैसे करूँगी। देवरानी का नहीं मेरे से बनता है और ना ही सास से। ऐसे टाइम में लोग गाँव जाते हैं और ये सिटी में आई है। अब आपसे ये पूछा है कि देवरानी के मैं अपने पास रखूँ या जवाब दे दूँ। देखो अगर दे सकती हो, क्योंकि आपके साथ भी उसकी पटरी बैठती नहीं है और आपके हाथ पैर फूल रहे हैं कि उसका जापा कैसे करोगी। आप किसी से मन भी नहीं मिल रहा और हमारा स्टेमिना और हमारा शेड्यूल भी हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम उसके लिए कुछ करें। तो इट्स बेटर कि आप घुट घुट के उसका करें, या फिर बीच में उसे भी परेशानी हो। भाई किसी की भी है, प्रेगनेंसी का टाइम क्रूशल तो होता ही है, उसकी भी बेकदरी हो जाए किसी वजह से, है ना। उसकी वजह ये है कि आप कह दो कि भाई मेरे से हो नहीं पाने का, मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरे से हो नहीं पाने का। कल को तुम्हारी के बच्चे के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मेरी केयर में कमी रह गई या कुछ हो गया तो फिर मेरे को अपने लिए बुरा लगेगा, गिल्ट में रहूँगी मैं हमेशा। इससे बेटर है कि आप चले जाओ। और रही बात पटरी खाने की, तो मेरे से भी नहीं खाती वो तो इतनी अच्छी। वैसे ही सासू माँ है, और ये पट्टी पढ़ा देना कि सासू माँ ने मेरे जापे किए थे, बहुत अच्छे से करती हैं। इस टाइम पे वहाँ तुम ज़्यादा सही रहोगी। तो अगर उसका दिमाग चलेगा इस तरीके का तो चली जाएगी। और 10 जून तो अब आई, इन चीज़ों में पता तो चलता नहीं। हो सकता आप इतने सोचो या मैं अब इतने जवाब दे रही हूँ, इतने हो भी गया हूँ तो देखो। लेकिन अगर नहीं मन मान रहा तो भाई किसी के शरीर पे और उसके बच्चे की जान पे या उसके स्वास्थ्य पे रिस्क देने की बजाय उसको कह दो कि वहीं जाके रहो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे मैं अपनी पर्सनल डायरी कहती थी, उसकी शादी करोड़पति लड़के से लव मैरिज हुई थी। उसने शादी में नहीं बुलाया, बात करना बंद कर दिया। अब वो मैसेज कर रही है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। क्या मैंने सही किया? वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। देखो वो पहले वाली चीज़ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैसेज कर रही है हाँ हूँ तो तुम भी कर दो। एक फॉर्मल रिश्ता, भाई कभी आपकी इतनी ज़्यादा थी तो एक फॉर्मल रिश्ता रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, पहले वाली बात नहीं आएगी। भाई उसने अपनी शादी में नहीं बुलाया, इतनी बड़ी बात हो गई तो वो पहले वाली तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वो फॉर्मल बात करें तो फॉर्मल जवाब दे दो। ये नहीं, बात वही है ना कि उसने पागलपना करा, आप थोड़ी करोगी। फॉर्मल वो कर दो, लेकिन अपने दिल दिमाग में उसको अब दोबारा वो जगह मत देना कि वो उसे चोट पहुंचा सके। बिना उस तरीके से प्रभावित हुए आप जितना रिश्ता उसके साथ रख सकती हो वो रख लो। नेक्स्ट, मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भाभी मुझसे चिढ़ती है, ना ही बोलचाल ज़्यादा रखती है, ना बुलाती है अपने घर। मैं बुलाती हूँ तो भी नहीं आती। बताओ मैं रिलेशन कैसे मेंटेन करूँ? ऐसे ही चलने दो बस, त्यौहार व्यवहार में मिल लेना। जब ना तुम्हें बुला रही ना आ रही, जब त्यौहार है भाई है ना, भाभी से बिगाड़ोगी, साथ में भाई बॉक्स में बंद के पैकेज में ही है ना, वो तो अब दोनों ही है। फिर भाई बीच में फंस जाएगा, पत्नी और बहन के। जैसे चल रहा है चलने दो। रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ इतना ही रखो कि भैया मेरा भाई का भाग्य इससे जुड़ा हुआ है, तो नॉर्मल मत जाओ। नेक्स्ट, देवरानी की पहली लड़की हुई थी पिछले जून में। वो गांव में सासू माँ के पास रहती है। जब गुड़िया 6 दिन की थी मेरी देवरानी अपने हस्बैंड के साथ पंजाब चली गई थी। मेरे देवर पंजाब में रहते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ हेल्प। मैं अपने तरफ से कितना बार कर लूँ? मुझे बदनाम ही होना है। ये उन्हीं का ही होगा क्वेश्चन, तो मैंने बता दिया। मना कर दो जब इतना उधेड़-बुन में है दिमाग तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी भाभी से मेरी लड़ाई किसी बात से हुई थी, तब से मैं भाभी से बात नहीं करती। फिर मुझे हाथ में चोट लगी। सभी लोगों ने मेरा हाल पूछा बट उसका सामना देखती रहती थी, एक बार भी नहीं पूछा। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा का फंक्शन है, अब मैं उसको कैसे बुलाऊं घर में आने के लिए? जस्ट फ़ोन करके कह दो कि आना है, बात ख़त्म। जब इतनी नकचड़ी है या इतनी अगर उसके मन में भी वो बात है तो आएगी नहीं। लेकिन आप ना कहोगे तो टेक्निकली आप गलत हो जाओगे, भाई भी नहीं आ पाएगा फिर। ये बात है ना। तो इतने बिल्कुल ये कि नहीं जी आना ही है और तुम्हें मेरी कसम है ये और वो सब मत करना। फॉर्मल कि हाँ मेरे बेटे का फंक्शन है, आप लोगों को आना है इतने बजे फला जगह, दैट्स इट, काम ख़त्म। आपकी तरफ से आपकी ड्यूटी पूरी। नेक्स्ट, आपकी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? इस लाइन ने मेरी लाइफ बदल दी है। मैंने बहुत सी जगह अप्लाई किया, इट वर्क्स। मैंने बोला था ना। नेक्स्ट,
दी ये सही कहा, सामने वाले को बातें छोटी ही लगती हैं क्योंकि खुद के साथ नहीं होता, इसलिए मैं तो वही, इसीलिए तो मैं यहाँ पे जितने भी प्रश्न आते हैं मैं उनको इसीलिए बहुत ही मतलब जितना बेस्ट और सीरियस से सीरियस मोड में सोच के मैं बता सकती हूँ उतना ही बताती हूँ। कोई भी बात मैं यहाँ पे ऐसी नहीं कह रही जो केवल हवा में कह रही हूँ, और अगर मेरे सामने वो सिचुएशन आएगी तो मैं वो नहीं करूँगी। एग्जैक्ट वही बता रही हूँ, तुरंत उसी टाइम पे आपके कमेंट अभी पढ़ती हूँ मैं, पहले पढ़ती भी नहीं, लेकिन अगर इसको पढ़ते पढ़ते मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं इस जगह पर होती तो मैं कैसे निकलती, और सेम चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो और बहुतों लोगों का भाई अप्लाई करने पर हो भी रहा है, भगवान की कृपा से पॉजिटिव ही हो रहा है सबकी लाइफ में। तो ये चीज़ ही है, परेशानी देखो जो झेलता है ना हमेशा उसको पता होती है, सुनने वाले को ऐसी लगती है कि अरे ये भी कोई बात है कहने की, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ों में से जैसे निकली हूँ ना तो मुझे समझ में आता है सारी बातें होती हैं कहने की। नेक्स्ट, दी मेरी सास की मेरे और मेरे हबी के हर फैसले गलत लगते हैं सास को। हम कुछ भी नया सोचें करने के लिए लास्ट में बस यही बोलती हैं कि यहाँ गाँव में आकर रहो। हम दोनों जॉब करते हैं, बाहर अकेले रहते हैं, वो हमसे खुश नहीं रहती, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। सास तुम्हारी कहाँ, तुम कहाँ, वो बेचारी बोल रही है बोलने दो, कह रही है कह लेने दो, तुम वो करो ना जो तुम्हें करना है। कुछ भी नया करने की सोच रहे हो उनसे जाके परमिशन ले क्यों रहे हो, बच्चे हो छोटे तुम। जस्ट बता दो कि हम ये करने जा रहे हैं, और फिर वो कहें नहीं नुई यहाँ हूँ, अपना कर आके हाथ दो कि हाँ कहा था, हमें नहीं लगा, समझ में नहीं आया, वो तो बाद की बात है। जहाँ थोड़ा इतना मुंह फूल रहा है, इतना फूल जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। फिर वही बात आ गई कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, जो पहले ही गुस्सा हुआ पड़ा है हर दूसरी बात पे, आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देंगी, उनका गुस्सा फिर भी कम नहीं हो रहा। तो इसके बढ़िया अपनी ज़िंदगी बना लो, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पति मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते, ना ऑफिस की, ना फैमिली की, ना फ्रेंड्स की, क्या यह ठीक बिहेवियर है? मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करूं? मेरे भी नहीं करते सही बता रही हूँ, लेकिन लॉजिक वही है कि मेरी अपनी उधेड़-बुनें इतनी हैं, और दूसरी एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है, जब इतनी उधेड़-बुन नहीं भी थी, सिंपल एक नौकरी और बच्चे भी नहीं थे, तब भी यही था। तो सिंपल लॉजिक ये था कि वो मुझे उतनी बात बताते हैं जिसमें मेरे करने के लिए कुछ हो। जैसे मैं आप लोगों को भी यही सलाह देती हूँ ना कि भाई उस चीज़ की चिंता करो या उस चीज़ में घुसो जिसमें आपके करने के लिए कुछ हो, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, उस चीज़ में घुसना क्यों है। तो वो सेम चीज़ वो मेरे ऊपर अप्लाई करते आए हैं शुरू से कि मेरे को वो तब इन्वॉल्व करेंगे जब उस प्रॉब्लम में या उस बात में मेरा कोई रोल हो, मुझे कुछ उसमें करना हो। और जब मुझे कुछ करना नहीं उसमें तो वो बताते भी नहीं। और कितनी बार मुझे शुरू में ना इधर उधर से कुछ बात पता लगती थी, मैं कहती हाय, मुझे भी थोड़ा सा लगता था, पर थोड़ा ही लगता था, सही बताऊँ तो यार बताया नहीं। लेकिन फिर मैं कभी पूछती भी थी कि आपने मुझे बताया नहीं, तो उनका सिंपल यही होता था तो तुम इसमें करती क्या। तो फिर मैं भी यही होती थी कि हाँ मैं इसमें करती क्या। बस मैं मजाक में कई बार कहती थी अरे हम जनरल नॉलेज बढ़ा देते। फिर कहते हाँ तुम्हारी जनरल नॉलेज जितनी है ना उसी में तुम्हारे रायते बहुत फैल जाते हैं, कई बार फालतू चीज़ों में मत घुसो। तो वो लॉजिक अभी तक अप्लाई हो रहा है, वो अभी भी मुझे वही बातें डिस्कस करते हैं अपने से जुड़ी हुई, जिनमें मेरे करने के लिए कुछ हो। मेरी अपनी वो है बात करने की आदत, तो मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, जो कुछ भी हुआ पूरा दिन मेरे साथ मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, ये मेरा स्टाइल है। वो मुझे उतना ही बताते हैं जितना मेरे लिए ज़रूरी होएगा। अब उनका लॉजिक सिंपल ही है कि तुम्हारे सिर पे पैसे ही इतना काम का बोझ है और इतना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है, तो मैं कुछ भी कहूँगा और ऊपर से, और ये वो उन्हें पता है कि उनको ज़रा सी भी परेशानी हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। उनको जितना भी उन्हें थोड़ा हो रहा होगा ना, मेरे को इतना हो जाएगा सोच के बिना मतलब, तो वो इसलिए भी कम। तो मैं भी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये गलत बिहेवियर है कुछ और, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो तो लगता है हाँ लॉजिक तो है। तो इतनी सी बात है, अगर बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ यही है कि शेयर नहीं करते तो कोई बात नहीं। एक मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, शायद कभी इस वाले चैनल की शुरुआत में ये बात आई थी कि एक मेम जारी है और वहाँ पे उसके हस्बैंड का फ़ोन रखा हुआ है, अनलॉक हुआ। उसने देखा फ़ोन अनलॉक है और जस्ट उसने साइड का बटन दबा के बंद करके यूँ रख दिया। ऊपर लिख के आ रहा है कैप्शन कि बिकॉज आई डोंट हैव टाइम एंड एनर्जी टू हैंडल एनी रबिश। तो जो चल रहा है उसके फ़ोन में अगर कुछ हो भी रहा है ना तो लेट इट बी, उसको जानना ही नहीं है। तो बात वही है कि भाई जिन चीज़ों में आपका
है ज़रूरी घुसना कुछ करने के लिए है तो वो जान लो, अगर कोई नहीं बता रहा तो अच्छा ही है, उतने कम मैटर आपको पता है। कल को कुछ होएगा या कुछ भी है तो ये तो कह सकते हो कि मुझे क्या बताया था। बात वही होती है उनके बिजनेस में, उनमें हम कर क्या लेंगे। सुन के वो परेशान हो रहे होंगे अकेले, अब हम भी होंगे साथ में। ये उन्हें तसल्ली होनी चाहिए। मान लो मैं अर्निंग हूँ कि भाई अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, कहीं अड़ी भिड़ी है, तो उन्हें पता है कि हाँ मेरी पत्नी के पास पैसे हैं तो दे देगी, तो वो तब बता देंगे कि भाई इतने पैसे चाहिए। ये वाली बात है। तो मैं तो स्ट्रेस लेती नहीं इस चीज़ का कि क्यों नहीं बता रहे या क्या मुझे बताया क्या नहीं बताया। अब मुझे इधर उधर से पता भी लगती है ना कि दुकान के या ऑफिस के या कुछ और बारे में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ना। कहाँ जब मुझे उन्हें लगेगा मेरे लिए ज़रूरी है जानना, बता देंगे। 2 बेटियां हैं, 10वीं 12वीं में बोर्ड है। जॉइंट फैमिली में कैसे मैनेज करें? लाइब्रेरी भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं, गाँव से हैं। मैं वर्किंग वूमन, 12वीं वाली, पढ़ाई में कमज़ोर है। घर का माहौल ख़राब है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे करें, कैसे पढ़ाएं, प्लीज़ बताएं। देखो 10वीं 12वीं में बच्चे जो रहते हैं वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई को वो खुद लेते हैं सिंसियरली। तो अगर उन्हें करनी होगी, इतने छोटे नहीं रह जाते वो। 10वीं 12वीं में बच्चा अपनी मेहनत से चलता है ना। अब यहाँ पे ना कोचिंग है ना लाइब्रेरी है, लेकिन मैंने देखा जब मैं गांव में पढ़ाती थी तो बच्चे बस पकड़ के पढ़ने अपने निकटतम जो भी कोचिंग होता था गांव से बाहर, वहाँ तक जाते थे। ऐसा भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग से सही हो जाएगा सब कुछ, नहीं हो रहा। अगर आपके बच्चियों में पढ़ने की ललक है, फ़ोन पे आपको ऑनलाइन ट्यूशन मिल जाएंगे। लगभग कोचिंग जितने भी हैं ना, सबके यूट्यूब चैनल चलते हैं, आप सर्च करके देख लो, उसमें बहुत कुछ बता देंगे वो। तो बात ये है कि आपके बच्चियों में ललक है तो वो पढ़ लेंगी, और अगर नहीं है तो फिर आप धक्के दे के, टेंशन दे के कितना भी कुछ कर लें, जस्ट भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं और आगे उनका हाथ पकड़े रखें, ताकि देखो मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ चलती हैं, है ना। तो ऐसा है कि या तो कोचिंग के लिए थोड़ा सा बाहर निकलने की व्यवस्था बना लो कि वो बस से या किसी चीज़ से पकड़ के अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ी आएँ बाहर जाके, या फिर फ़ोन। दूसरी चीज़ ये है बढ़िया दी। मैं 26 साल की हूँ, विडो। हमारे पास 9 साल की बेटी है। 6 साल से मायके में रह रही हूँ। ससुराल किसी रीज़न से नहीं जा सकती। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए दी? अपनी सेकंड मैरिज या अपनी बेटी के साथ अलग लाइफ, क्योंकि अब मायके में रहना मुश्किल हो गया है। प्लीज़ रिप्लाई। देखो आपकी एज कम है तो मैं तो यही सजेशन दूँगी कि कोई ढंग का अगर रिश्ता मिल जाए तो शादी कर लो। बहुत कम एज है, तो अगर लाइफ को रीस्टार्ट करना मौका देती है लाइफ तो कर लो। और बाकी भाई अगर अलग लाइफ जीनी है तो फिर आपका फाइनेंशियल का वो खड़ा होगा कि अपना भरण पोषण कैसे करोगी, उसका आपको सोचना चाहिए। फिर रोज़गार जब आपके पास है नहीं तो वो कैसे करोगी, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, क्या ऐसा टैलेंट है जिससे आप पैसे कमा सकती हो। बात ये है ना। तो देखो काम सारे हैं जिनसे पैसे कमा सकते हो, और जब नहीं आते तो कुछ भी नहीं है। बात ये है, तो हम में हुनर क्या है जिस चीज़ के लिए कोई हमें पैसे दे सकता है, इस हद तक अच्छा हमारे अंदर क्या है, कौन सा टैलेंट है, पढ़ाई है या कुछ और टेक्निकल काम हमें आता है, या कोई आर्ट का काम हमें इस तरीके का आता है कि मतलब आर्ट मतलब सिलाई कढ़ाई इस तरीके का, या हम क्या कर सकते हैं। हमारा शेड्यूल ऐसा है, 9 साल की लड़की आपकी बड़ी है भाई, किसी जगह ऑफिस में 9 to 5 वाली इस तरीके की, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस काबिल हो। जब अपनी कमाई का अगर वो है तो आपके पास दोनों रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर अपनी कमाई का जरिया नहीं है और एज आपकी कम है और आपके घर वाले कर देते हैं दूसरी शादी, कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको अपनी बेटी के साथ एक्सेप्ट कर ले, तो दूसरी शादी करके लाइफ शुरू करने में कोई बुराई नहीं है। दी मेरी शादी को 8 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, 1 महीना हुआ है, देवरानी आई है घर में। परेशानी ये है कि गलती देवरानी की होती है पर ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। सास भी देवरानी की साइड लेती है, मैं चुप रहती हूँ, फिर भी मुझे सुनना पड़ता है। प्लीज़ क्या करूँ? सबका अच्छा सोचो फिर भी बुरी बन जाती हूँ, जॉइंट फैमिली है। यही गलती कर रही हो आप, सबका अच्छा सोच रही हो, बस अपना सोच लो अच्छा, बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाता है। ये चीज़ सुनने में अजीब लगती है, लेकिन जब हम अपने लिए ठीक डिसीज़न लेना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास की सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है।
अब ये है कि ये गलती उसकी होती है, ताने आपको सुनने पड़ते हैं। आपका नाम लेके ताने ले रहे हैं या रैंडमली वो बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर खुद पकड़ रही हो कैच। ये एक तो दोबारा उस चीज़ में जाके फ्लैशबैक में सोच के देखो कि आपका नाम लेके ताने दे रहे थे क्या। अगर आपका नाम लेके ताने दे रहे हैं तो आपके मुंह में उस टाइम पे ये शब्द क्यों नहीं आए कि भैया ये तो इसने करा है, तो ये जो ताने दे रहे हो ये इस एड्रेस पे पोस्ट करो ना, मुझे क्यों कह रहे हो। इतना तो बोल ही सकते हो यार। अगर इतना भी नहीं बोला जा रहा ना तो आई एम सॉरी टू से, भैया जो सुनता है उसे सुनाएंगे, पंचिंग बैग बना के रखेंगे, उसको कुछ नहीं बोल रहे, आप गई। नई आई है, उसकी नज़र में अभी बढ़िया बनना है, आप गई। और दूसरा एक और वो होती है साइकोलॉजी ससुरालियों की, जेठानी को और ज़्यादा रौब में दिखाते हैं रख के, ताकि देवरानी पे ना ऑटोमेटिकली प्रेशर रहे कि भैया यहाँ तो बहुओं की दब के रहना चाहिए, यहाँ तो डंडा टाइट है। ये भी होता है जैसे क्लास में होता है ना, सेम। तो अब जब अगर उसके गलती पे आपको सुनाए तो भैया इतना तो बोल दो कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ हूँ इस सीन में। और वो कहें कि तू पुरानी है, सब बता नहीं सकती थी, तो कह दो कि अगली बार से बता दूंगी, मुझे थोड़ी पता था कि गलती ये करेगी, सुनना मुझे पड़ेगा, अगली बार से मैं ही से सुना के सही करवा के दूंगी काम। और इनने मुझे जवाब दिए तो फिर आपके ऊपर है, फिर आप देख लेना भाई, मेरे काम बांट दो, अलग अलग काम कर लेंगे, मेरे को साथ में फिर काम करने को मत खोलो कि गलती ये करे सुनना मुझे पड़ेगा। मैं कोई इसे सिखाने के लिए थोड़ी बैठी हूँ, बात ख़त्म। हमको ये ट्रेनर थोड़े ही बैठे हैं कि नई बहू आई वो उसका हम सिखाते ही रहेंगे, और वो गलती करे तो फिर उसको पोस्ट करो ना, वो चीज़ें हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं। My husband is not supporting in any work in household chores. I am work and he is also in same profession. My 2 kids are small. What should I do? अगर कहने के बाद भी आपके हस्बैंड को नज़र नहीं आ रहा, देखने के बाद तो आ ही नहीं रहा, तो भैया हाउस हेल्प रख लो फिर। क्योंकि वर्किंग वूमन अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो वो अकेले घर बच्चे और जॉब मैनेज नहीं कर सकती। भले आपको ये लगता हो कि दीदी खुद इतना कुछ करती हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं इसलिए मैं करती हूँ। मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि तुम और हस्बैंड जैसे नहीं हो, इसलिए मैं और पत्नियों जैसी नहीं हूँ। वो ऐसे हैं इसलिए मैं ऐसी हूँ। अगर वो नॉर्मल होते हैं ना, मैं पति हूँ ये वो, या मैं तो कुछ करूँगा नहीं, या मैं क्यों करूँ, है ना, या ये तू नहीं करेगी वो नहीं, शायद मैं भी उसी में फंसी हुई होती कि कहीं ना बुरा ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, या अभी इनको इस टाइम पे जी टाई चाहिए फला रंग की, इस टाइम पे ये मोजे चाहिए ऐसे रखे हुए, कमीज़ों की क्रीज निकाल, मतलब वही चीज़ है ना सारी चीज़ कि हाँ जी इस फ्लेवर का इसमें होना चाहिए, इसमें इस चीज़ का तड़का। अगर ये भी इस तरीके के नुक्सबाज होते पति, और सर में हेल्प करानी है, कुछ हुक्म पूरा चलाना है, तो ऑब्वियसली मैं भी लगी हुई होती ना बस इन्हीं की खाना पूर्ति करने में कि कब पता नहीं इनको क्या चाहिए हो। तो नहीं कर सकता कोई वर्किंग होने के बाद छोटे बच्चे और घर परफेक्टली मैनेज, अगर आपके हस्बैंड बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। उसका ऑप्शन फिर यही है चीज़ें मैनेज करने का कि हाउस हेल्प रखो, चाहे उसमें आधी सैलरी जाए, लेकिन भैया फिर करना पड़ता है ये चीज़। दी मेरी सास खुद अलग करके बोलती है, इनके ढेरों प्रश्न आए हैं लेकिन अभी स्पेलिंग काफ़ी सुधर रही हैं। खुद अलग हो गई है फिर भी चिढ़ती है, बच्चे को भड़काती है, अपनी तरफ जो चाहती है करवाती है, क्योंकि वो पढ़ाई का खर्चा सास ससुर देते हैं। देवर में रहते हैं, उनसे भी खुश नहीं है, लेकिन किसी के सामने नहीं जताते। हम पति पत्नी की शिकायत करते हैं। बच्चा आपका है, पढ़ाई का खर्चा वो क्यों दे रहे हैं, ये नहीं नज़र आ रहा आपको। देखो यहाँ पे ये बात नहीं है, जो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कभी उसकी गलती मुझे नज़र ही नहीं आएगी। बच्चा मेरा, उसका पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं ससुर, सास के सीने पर लौट रहे हैं सांप, अब वो आपकी भी बुराई कर रहे हैं। एक बात बताओ, बीइंग अ सास, मुझे जो बहू पसंद नहीं है उसके बच्चे के पढ़ाई का खर्चा मेरा पति दे रहा है, तो वो एडजस्ट करने के लिए कि अगर मैं ये मान के चलूँ भैया बेटा मेरा है, ये उसका बच्चा है शायद, लेकिन जब उसमें समाई नहीं है, वो आपके दोनों के बीच में भी लड़ाई करवा रही, सब कुछ है, तो उसको वो खटकते होंगे पैसे। तो आपकी गलती है ना, बच्चा आपने अपने लिए पैदा करा था या उनके ऊपर करा था, चाहे उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन आप खुद पढ़ाओ ना। जब भैया किसी का कहना, एक कहावत होती है ना, दूध देने वाली भैंस की लात भी खानी पड़ती है, तो भैया जब किसी का लोगे फेवर
तो अगर वो कल को आपको बात भी सुनाएगा तो फिर वो सुनाएगा और आपको सुननी पड़ेंगी। नेक्स्ट, ये हमारी टैरो रीडर मैम आ गई हैं। इनकी बात से ये कह रही हैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ जो आपने बोला, इनकी शादी को लेके चल रहा है मुद्दा, बट अब मैं अपने फ्यूचर मदर इन लॉ से बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट। छोटा सा फैमिली है, होने वाले ससुराल में हस्बैंड सास देवर 3 लोग हैं। मैं चाहती हूँ तीनों से बॉन्ड अच्छा हो, मैं दिल जीत के रखूँ। तीनों के तीनों अर्निंग मेंबर हैं, सास भी HOD हैं कॉलेज में, तो एजुकेटेड पर्सन है। कैसे अपना पोजीशन मजबूत करूं सास और देवर की लाइफ में, प्लीज़ बताइए। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचो मत इस बात पे कि कैसे मजबूत करूं ये वो। शुरू में तो जाते ही मजबूत हो जाएगा, देख लेना। भसड़ तो बाद में मचती है। और जो आपको लग रहा है ना एजुकेटेड हैं, तो ये जो कलेश होते हैं ससुराल में, इसका संबंध एजुकेशन से, होने ना होने से इतना कुछ होता नहीं। कई घर ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं लेकिन राजी खुशी घर चल रहा है। तो इसका तो वो सोचो मत कि एजुकेटेड है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। मेन बात वही होती है कि भैया जस्ट बी योर सेल्फ, जो मुझे समझ में आता है लॉन्ग टर्म में यही काम करता है। शुरू में चाहे भ्रकुटियाँ यूँ हो जाएं, करे बहू ने ये क्या, लेकिन जो काम आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते ना, पूरी ज़िंदगी जो नहीं कर सकते, सिंपल बात है, उसको शुरू में दिखाने के लिए मत करना। बस इतना, ये एक चीज़ अगर आप फॉलो कर लो ना, शुरू में चाहे थोड़ा बहुत लगे कि आदर्श बहू का टैग नहीं मिल रहा है ये वो, लेकिन एक टाइम के बाद आप सुखी रहोगी, आपकी इमेज ऑनेस्ट रहेगी, और जो लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी ना वो देंगे आपको, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा बाद में। तो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। फालतू की चाशनी लपेट के बात करने की ज़रूरत नहीं, फालतू का ये गिफ्ट दिला दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों से। बिलीव करो, आपका व्यवहार है, जस्ट बी योर सेल्फ, नॉर्मल रहो जैसे हो, है ना। तो उसको आप क्या करोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, अच्छा हाँ ये है इसकी हैबिट, ये है इसका नेचर। अब उनको भी हम कंफ्यूज कर देते हैं, शुरू में जाके हम बन जाते हैं आदर्श बहू, हम तो सब कर लेंगे, सबकी बातें सुन लेंगे, फिर कुछ महीने बाद हमारा सब्र ख़त्म हो जाता है, फिर हम रोना पिटना शुरू करते हैं, फिर हमें बातें बुरी लगने लगती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि कोई बात ही नहीं थी लेकिन हमें फिर भी बुरी लग रही है क्योंकि हम भरे बैठे हैं। तो वो भरो मत, बस बात इतनी रखो कि नॉर्मल जो आप हो वो रहो, तो आप खाली रहोगे तो किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो आप उसको क्लियरली देख पाओगे, सुन पाओगे, और जैसे आप हो ओरिजिनल वैसे जाओगे ना तो वो लोग भी आपको वैसे ही अपना लेंगे। शुरू में उनके सामने फालतू के अच्छे बनने के चक्कर में झूठी इमेज बनानी ही नहीं है। बेस्ट तरीका है जो मुझे समझ में आया, जस्ट बी योर सेल्फ। चलो नेक्स्ट। दीदी एक सवाल पूछना था, जब कोई आपसे मन ही मन जले और ऊपर से अच्छा बनकर दिखाए तो उसके साथ कैसे डील करें, प्लीज़ रिप्लाई करना। अच्छी सी स्माइल दो उसे, बिल्कुल चाशनी में लिपटी हुई बढ़िया सी, इसे कहना चाहिए टिट फॉर टैट। वो जल रहा है लेकिन ऊपर से दिखा रहा है कि अच्छा है, आपको पता है कि वो जल रहा है लेकिन आपको भी ऊपर से दिखाना है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे जल रहा है। वो भी खुश, आप भी खुश, ठीक है ना। नेक्स्ट। हाय, मेरी एज 32 है, मैंने ECCE किया हुआ है, मैंने टीचिंग प्राइवेट में को हुई बट ड्यू टू सम फैमिली और पर्सनल सिचुएशन मैंने प्राइवेट जॉब कर ली, बट मेरी OFC की टाइमिंग बहुत अलग है। भाई कैसी स्पेलिंग लिखी हुई है ये। और साथ ही जितना मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है, एक टाइम के बाद सैलरी भी अच्छी हो जाती है, तो आप थोड़ा गाइड करो क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ूँ या नहीं, कौन कौन सी वैकेंसी मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं भर सकती हूँ। 32 के बाद तो मुझे लग रहा है टीचिंग में ही ऑप्शन होगा, बाकी में तो इतनी ज़्यादा एज का मुझे लगता नहीं होगा। बाकी फ़िलहाल मैं वैकेंसी वगैरह के टच में भी नहीं हूँ, तो बेस्ट ये होगा कि आप ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह वो उसमें सर्च करके देख लो कि 32 के लिए अवेलेबिलिटी है कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में। जो मुझे समझ में आ रहा है वो या तो PCS वगैरह में होगा इस एज के बाद, या फिर टीचिंग में मुझे पता है कि शायद 40 तक है, 40+ भी कुछ कैटेगरीज को छूट दी हुई है। लेकिन
सोचना कि भाई गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, अच्छी तो होती है लेकिन मिल भी जाए, ज़रूरी नहीं ना। पर अगर आपको लग रहा है आप compete करके निकाल दोगे तो देख लो 32 के बाद कौन कौन सी अवेलेबल हैं जॉब। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं भी टीचिंग करती हूँ, स्कूल से घर आके सब काम कर लेती हूँ, बट छुट्टी वाले दिन उठने का टाइम सेट नहीं हो पाता, देर से उठने की आदत पड़ जाती है, प्लीज़ कोई हेल्प करे। अरे सो लो यार, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। अभी समर वेकेशन में तो मेरा ज़्यादा ही मामला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही इस बार कमर कस के बैठी थी। ये भी पता था इस बार कहीं जाएंगे नहीं, और घर में रह के जब जिम शुरू किया था ना तो सुबह एक दिन गए, फिर मुझे लगा जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सुबह अगले दिन अलार्म बजा तो तब तक मैं असमंजस में थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जाना है, तो आई थॉट कि सोच रही हूँ, मैंने इनसे बोला। और फिर मैंने सोचा कि नहीं जाते हैं, और नहीं जाते हैं कहते ही मैं क्या करने वाली थी, वापस तकिया पे सिर रख के सोने वाली थी। और भाई साहब फिर पता नहीं 7:30 बजते, 8 बजते, कुछ पता नहीं 8:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि बीच में नींद टूट गई है ना। तो जैसे ही मुझे लगा कि मैं तकिया पे सिर रख के सोने जा रही हूँ, मैं तुरंत खड़ी हो गई। तो इन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा जाना है। और मैं उस दिन से जाते हुए अभी तक जा रही हूँ कि भले वहाँ मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, मैं ये सोच के गई थी कि जिम में मेरा कुछ फ़ायदा हो बॉडी के हिसाब से या ना हो, लेकिन मैं सुबह उसके बहाने से उठ जाऊँगी, है ना। क्योंकि भाई आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, आप जा रहे हो, फीस भर रहे हो, तो वही लगेगा ना कि जाना है। तो फिर यह मैंने कहा रूटीन बन जाएगा, अदरवाइज़ मैं सो के ही टाइम निकाल दूँगी। और बात ये होती है कि जब अनप्रोडक्टिव में रहती हूँ ना तो मेरा मूड फिर ख़राब होने लगता है, और कहीं ना कहीं मेरे को बीमारियाँ दोबारा घिरने लगती हैं। तो एक होता है ना वर्कोहॉलिक, शायद में वो हो गई। तो अगर मेरे पास ढेरों काम ना हो करने के लिए तो मेरी बॉडी सुस्त पड़ने लगती है। तो इस चक्कर में समर वेकेशन में ये चीज़ कर ली। आप जो बता रहे हो कि छुट्टी वाले दिन अगर 1-2 दिन या वीकेंड की पड़ गई या 2-3 दिन की पड़ गई, अगर उसमें देर तक सो भी लिए तो क्या ही दिक्कत है, डेली तो आप कर ही रहे हो ना काम। तो इतना प्रेशर मत लो कि बिल्कुल जीना ही नहीं है ये वो। अब मेरी वीडियो देख के सोचते हो कि ऐसे नहीं होता। जब भी मेरा मन करता है मैं सो जाती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो मैं लेट उठ जाती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो मैं 1-2 काम कम कर लेती हूँ। और वही मैं आपके साथ कोशिश भी करती हूँ कि ओरिजिनल चीज़ें शेयर हो जाएं। हमेशा यही आपको भी जताने की कोशिश करती हूँ कि भैया प्रेशर मत लो, जितना हो रहा है लेकिन उतना ज़रूर करो। बस 3 सालों से लगातार मैं यही कह रही हूँ, अपने को पुश ज़्यादा मत करो, लेकिन जितना हो रहा है उतना ज़रूर कर लो, तो वो भी बहुत हो जाता है। तो अगर 1-8 दिन सो रहे हो, कुल मिला के कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई ज़रूरी काम है उस दिन अलार्म लगा के उठ जाओ बस। एक ये मैम हैं त्रिशा त्रिपाठी, इनका भी भाई बहनों में बहुत ज़्यादा चल रहा है और लंबे कमेंट्स करती हैं ये। पर अब बीच में इनकी कहानी कैसे छोड़ी जाए, तो देखते हैं क्या हुआ आज। मैम प्लीज़ पूरा पढ़ के आंसर देना। आपने बोला मुझे मेरे पेरेंट्स और फैमिली से कट ऑफ कर लेना चाहिए, बट प्लीज़ मुझे बताओ हाउ टू डील विद इट। माई एज इज़ 19 एज़ यू नो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनफैक्ट आपने 100 एपिसोड में जो आंसर दिए उससे टोटली एग्री करती हूं, बट उस दिन से मुझे फीवर हेडेक हो रहा है उस बारे में, बिकॉज मैं अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबसे बहुत अटैच्ड हूँ। एक तरफ से मैं पूरी लाइफ उनके ही अराउंड इवॉल्व होती है, और इन 2 दिन से फ्यूचर को लेके भी एनजाइटी हो रही है कि इफ़ इन फ्यूचर भी ठीक रहा तो हाउ विल आई सर्वाइव। मेरी आई साइट का इशू भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इफ़ इन केस वर्क नहीं करोगे तो आई विल ऑपरेट माई आइज़। मेरे पार्ट टाइम जॉब के साथ 25,000 सैलरी आती है, मैंने उसके लिए सेव की थी और मेरे पेरेंट्स ने खर्च कर दिए। प्लीज़ आप मुझे गाइड करो, हाउ शुड आई नेविगेट लाइफ। मुझे 1.5 साल से सब पता है, तब से मेरा माइंड किसी चीज़ में नहीं लग रहा, मेरा कोई शेड्यूल भी नहीं चल पा रहा, लाइफ सर्वाइवल मोड पर ही है। देखो जी, मेरा आपके लिए जवाब ना अभी तक भी है, ये अभी भी आगे भी लिख रही हैं। आई नो मैं उनके बचपन से अब तक प्रायोरिटी नहीं थी, ना ही कभी होंगी, बट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं बचपन से दुर्गा माँ को ही अपनी माँ मानती हूँ, मैंने भगवान ने ही फैमिली मान ली हूँ। इनफैक्ट इनडायरेक्टली वो मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, दिस इज़ माई बिलीव। बट जब भी मेरी फैमिली में कोई मुझे कुछ बोलता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे आप भी माता रानी की ही मीडियम लगती हो, बिकॉज आप मुझे अनबायस्ड वे में आंसर दे सकते हो। मेरा आंसर अभी भी इतनी लंबी कहानी पढ़ने के बाद भी यही है। 19 साल की देखो तुम हो, बहुत छोटी हो, लेकिन इतना कुछ कर रही हो अपनी फैमिली के लिए। अगर वहाँ से रिस्पॉन्ड देखो आता, ठीक है, तो परिवार होता है, करना चाहिए। लेकिन जब
आपको दिख रहा है, एक वो था नाटक आता था पहले, बहुत साल पहले, ज्योति। तो मेरे जो ददिया ससुर थे ना वो बहुत देखते थे, तो वो हम भी साथ में बैठे हैं तो देखना ही पड़ता था। उसमें वो लड़की कमाती थी और उसके अपने माँ बाप, सगे माँ बाप, सौतेले भी नहीं, और भाई बहन सब उससे सिर्फ पैसे खींचने के लिए रहते थे। उसकी कोई शादी तक करने को तैयार नहीं था। कोई रिश्ता आता था ना, उसकी माँ खुद ही उल्टा सीधा करके भगा देती थी कि शादी हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये दुखद है और हर दूसरे के साथ नहीं होता। मैं ये कहूँ बहुतों के साथ होता है, नहीं, हर दूसरे के साथ ये नहीं होता, कुछ के साथ होता है। लेकिन भैया आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अभी टाइम है, संभल जाओगी। आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे आपने जोड़े, उन्होंने खर्च कर दिए, आपको प्रायोरिटी भी नहीं दे रहे। तो भाई सामने से आपका बन रहा है बेवकूफ़, आप बना रहे हो। मेन ये है अब कैसे नेविगेट करो, रहो उसमें, थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो, इतना ज़्यादा अटैच मत हो। समझो कि आपके साथ कोई अटैचमेंट जब नहीं रख रहा तो आपको भी पीछे हटना पड़ेगा। एक तरफ़ा प्यार होता है, मैंने पिछली बार भी शायद यही बोला था। आप कितना भी किसी से प्यार करते हो, लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो वो नहीं करता भाई। आप उसके लिए कितना भी कलेजा अपना निकाल के रख दोगे, हो सकता है उसके मन में थोड़ी बहुत दया या दोस्ती वाली बात आ जाए, वो प्यार नहीं आने का, वो नेचुरल होता है। अब अगर आपके माँ बाप आपको नहीं कर रहे उनके बराबर का प्यार, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सब्र करना पड़ेगा और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो। अब जो कमाओगी, अपनी आँखों का ऑपरेशन कराना, कुछ कराना, तो वो ऐसे रखो कि आपकी मर्ज़ी के बिना वो पैसे निकले ना, और कराओ अपनी आँखों का ऑपरेशन। भाई बहन है, कुछ मांगे आपसे खर्चे के लिए, तो अगर वो इज़्ज़त दे रहे हैं उस हिसाब की, थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत, नहीं तो साफ मना करो, नहीं है, मुझे नहीं देने, मेरे को अपने लिए जोड़ने हैं, बात ख़त्म। जब आपसे इस तरीके का आएगा रिस्पॉन्स, पहले भी थोड़ा कम, जो बढ़िया व्यवहार तो है नहीं, थोड़ा और ख़राब हो जाएगा, फिर क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आप एक साइड से मजबूत होना शुरू हो जाओगी, आपके पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आँखों का इलाज हो जाएगा। अभी 19 साल की हो, 20-22 साल की जब हो जाओगी, हो सकता है जॉब कर रही हो, कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, करते हैं करें शादी, नहीं तो अपना सेटल हो जाना, अगर कहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो। मतलब कुल मिला के इनको भाई रख लो कि बस है परिवार, बाकी काम का किसी का नहीं है, उल्टा तुम्हें खा रहा है अंदर से। तो थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, जैसे दीमक खाता है तो वो दवाई स्प्रे कर देते हैं ना, दीमक फिर चिपका भी रहेगा तो खा नहीं पाएगा, वो वाले मोड में आप चले जाओ। हेलो दी, मेरी 5 साल की बेटी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बात बात पे रोती रहती है हर वक्त। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बात नहीं हुई तो बस बाहर की चीज़ों के लिए, टॉय स्नैक्स के लिए हर वक्त ज़िद करती है। वैसे तो कभी कभी बहुत समझदारी से बात करती है, लेकिन ज़्यादातर परेशान करती है, बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे हैंडल करूँ। सिंगल चाइल्ड है, बहुत हालत परेशान हूँ दी, पढ़ाई भी नहीं करना चाहती, किसी तरह HW करवाती हूँ, प्लीज़ हेल्प। बस तो शुरू से चढ़ा लिया हो उसे सिर पर, बात यही है ना, सिंगल चाइल्ड है, लाड में पड़ रहा होगा, आप सुन ही नहीं रही वो। बात ये है, सख्त होना पड़ेगा, वो आपसे हुआ नहीं जाएगा, आप होगी घर वाले नहीं होने देंगे। इस टाइम पे उसको थोड़ा डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है। चिल्ला रही है, चिल्ला लेन दो, फैल रही है, फैल लेन दो, रो रही है, रो लेन दो, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ मांग रही है, आपने मना कर दिया तो मना है। उसको ये समझ में आनी चाहिए कि मेरी माँ कुछ कह रही है तो उस चीज़ की वैल्यू है, उसने अगर बोला है तो वो करना है, या उसने मना कर दिया तो वो नहीं देगी। उसको जब तक ये समझ में ना आए ना, आपको उसे डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमा दो और वो सही हो जाए। नेक्स्ट, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन मंथली ग्रोसरीज प्लीज़, आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स। पूछा होगा सेवरल टाइम्स, और मैंने भी शायद कई बार ये बताया है कि हमने महीने में हम एक साथ राशन नहीं मंगाते। ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, जब 5-6 सामान ख़त्म हो जाते हैं वही मेरे हस्बैंड आते हुए ले आते हैं। उनका टाइम ढोने का बचता है, दुकान पर खड़े होने का बचता है, मेरा टाइम रीफिलिंग का बचता है, थोड़ा थोड़ा हर दूसरे दिन कर लेती हूँ, वरना पूरे डिब्बे साफ़ करूँ, पूरे डिब्बे भरूँ, इतना मुझ पर कभी समय नहीं होता। तो ये होती है हमारी मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग। कई बार बताया है मैंने, शायद आपने तब एक बार भी सुना नहीं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी एंड लव, आपके बच्चों के लिए हमेशा सुखी रहें आप और आपको परिवार। दी, मैंने अपने ही बच्चों को पीट कर इसलिए ले आती हूँ क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं होता
बाकी की मम्मी की तरह है, मैं भी चुप रहूं, मुझसे अंदर से डर लगता है, एक अजीब सा है लगता है अंदर से। मुझे क्या सोचना चाहिए उस टाइम, बाकी मम्मी की तरह मैं भी स्ट्रॉन्ग बनी रहूं? भैया स्ट्रॉन्ग तुम नहीं बन पा रही इसलिए तुमने बच्चे पेट दिए हैं। स्ट्रॉन्ग बनना क्या है, मतलब इसमें मेरे समझ में नहीं आता, सही को सही कहने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होने की क्या ज़रूरत होती है? मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं जब मुझे झूठ बोलना पड़ जाए, छोटा सा भी, तो मेरे को घबराहट सी होती है कि अरे ऐसे इससे पता लग जाएगा, या वैसे इस बात से खुल सकती है बात, ये हो। तो जब मुझे कभी झूठ बोलने की नौबत आ जाए, या मैं कुछ मुझे पता है और मैं बता नहीं रही हूँ, मुझे तो तब घबराहट होती है। तो वो बनती है क्योंकि आप कुछ ना कुछ, चाहे छोटा ही सही लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो, वो घबराहट हो रही है। सही को सही कहने में क्यों घबराहट होती है, वो मुझे नहीं समझ में आता। कोई चीज़ आपके बच्चे ने सही करी है तो मेरे बच्चा सही करेगा, मैं उसकी साइड लूँगी, दूसरे का कर रहा है उसकी, इसमें क्या घबराने की बात है? इसमें कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग होने वाली जैसी कोई बात है नहीं। नॉर्मल आपको रहना है कि भैया जिसका बच्चा गलती करेगा उसकी गलती बताई जाएगी। दी आपने कहा कि बहू को बेटी ना माने, बहू मान के चले, लेकिन दी मेरे घर में एकदम उल्टा है। मेरी शादी के 4 महीने बाद मेरे भाई की शादी हुई, 1 साल बाद शादी के मैं भी मायके आ गई रहने अपनी जॉब की वजह से। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मेरी बहू को मुझसे ज़्यादा अहमियत, 2 साल बाद हम अलग से रेंट में रहने लग गए। मेरे पति का भी ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया। दी मेरा भाई कोई काम नहीं करता है, लेकिन मेरी भाभी बहुत तेज़ है। आप बुढ़ापा है माँ बाप का, तो मैं उनके लिए बहुत दुखी रहती हूँ, क्या करूँ? ऐसे में कभी मेरी मदद तो नहीं करी माँ पापा ने, क्योंकि हम भी जॉब में हैं, कभी उधार भी नहीं दिया, लड़कों के लिए जोड़ रहे थे। लेकिन मैं भाभी और भाभी के मायके वाले इसके भाइयों का ही राज है, बस। तो राज है तो है, आपके माँ बाप की किस्मत, और आपके साथ कभी जब उन्होंने सही से नहीं रखा तो आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं है कि क्या क्यों कैसे, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। भाई जब उनके लिए जोड़ा है, सारी ज़िंदगी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, तो ऐसा नहीं है, कर ही देंगे, बुढ़ापा है चाहे नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी है भाई, लड़कियों को देनी नहीं है तो बहू और बेटे की हो गई। अब बेटा थोड़ा कमज़ोर है, कमा नहीं रहा, तो बहू फिर ऑब्वियसली अपने मायके की तरफ ही भागती है। तो इसमें जो है ये जो बात आती है ना कि बेटी से ज़्यादा बहू को अहमियत दे रहे हैं, ये बेटी को लग रहा होता है बुरा, लेकिन है सही। क्योंकि देखो, दिमाग से सोच के देखो, बुढ़ापा उन्हें बहू के साथ काटना है ना। और जब हमारे घर में आके अगर हमारी नंद हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेती हुई दिखे तो हमें बुरा लगता है ना। तो सेम हमारे साथ भी है, भाई घर भाभी चला रही है, काम सारा कर रही है, उसका घर है, तो ये है ठीक। टेक्निकली इसमें कुछ गलत नहीं है, होना यही चाहिए। भाई लड़की अपने घर में रानी बन के रहे ना, अपने ससुराल में अपनी चलाए, जहाँ उसे रहना है बुढ़ापे तक, और बहू की तरह रहे अपने घर में। जब करने के लिए वो है तो मालकिन वाला वो भी तो उसी का होना चाहिए ना, बात तो यही है। नेक्स्ट दी, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट मेरे लिए तो अच्छे नहीं आए थे, क्या करूं? मैं उन्हें यूज़ करना बंद कर दूं, या मेरा चेहरा पहले से भी बहुत ज़्यादा काला हो गया है? देखो, इसमें आजकल जब भी मैंने शुरू किया था ना तो बता भी नहीं रहे थे। अब तो जब ऐप में खोलो ना तो वो प्रॉपर 2-2.5 मिनट की वीडियो भेजते हैं। ये ब्रेकआउट होता है, जो आपकी स्किन के पुराने जो होते हैं ना उनको तोड़ के वो नई स्किन सही से नॉर्मल बना रहा होता है। तो एक तो जितनी उन्होंने मात्रा में बताया उतना यूज़ करना, और जो प्रॉब्लम है आप वहाँ पे फ़ोटो खींच के भेज दो, या फिर उनके स्किन स्पेशलिस्ट से बात कर लो। पहले मौका दो, मतलब उस चीज़ को वो खुद बताते हैं कि स्टार्टिंग के 3-4 हफ्ते आपकी स्किन में ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो किसी को दाने होते हैं, किसी को ब्रेकआउट होता है, किसी की स्किन लाल पड़ती है, कुछ है, वो अलग अलग तरीके से बताया था इस बार वीडियो में। मेरा हुआ था तो मुझे शुरू में समझ में ही नहीं आया था, है ना। तो उस टाइम पे इतनी बात भी नहीं हो रही थी ना, मैं कर रही थी कि मतलब शायद मेरे में ही हो रहा है, ये है वो है। लेकिन वो एग्जैक्टली वही होता है कि वो पुरानी स्किन को थोड़ा सा तोड़ के फिर वो रिपेयर कर रहा होता है। तो एक बार पूछ लो, और गलती से भी ना प्रोडक्ट ज़्यादा मत लगाना, जितने बताए हैं उतने ही लगाना। नेक्स्ट,
हेलो दी, मेरी एक 6 साल की बेटी है, अभी एक और बेटी फिर से हुई है जो 2 मंथ की है। जब सेकंड बेटी हुई थी ससुराल वाले बोल रहे थे थर्ड बेबी करना ज़रूर, बेटा होना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मैं और मेरे हस्बैंड इन सब बातों की परवाह नहीं करते। लेकिन समाज और दुनियादारी का क्या करें जो रोज़ ताने देती है। क्या लड़का होना ही हमारी फैमिली को एक तरह से कंप्लीट करेगा? आपकी भी 2 बेटियां हैं दी, आपने ये सब कुछ कैसे फेस किया? क्या सोचा है आपने बच्चों के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके? प्लीज़ रिप्लाई देना। देखो जी, जब तक मेरी बेटियां हुई थी ना, मैं क्या हूँ ये पता चल गया था मेरे रिश्तेदारों को। तो उन्हें पता था कि भाई इसको पट्टी पढ़ाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और जब मेरी बेटी हुई थी तो 1-2 थी ऐसी जिन्होंने आके बजाय खुशी के अरे, तो मेरा बहुत लाउड रिएक्शन आया था। मैंने मतलब सीधे बोल दिया था, मैंने इनको कमरे से ना बाहर खड़ा कर दो। अभी मैं सर्जरी से होके आई थी, मतलब मैं आधे कॉन्शियस माइंड में थी उस टाइम पे। तब भी मेरा ये था कि मैंने कहा मैं ना अपने होश में नहीं हूँ, मैं बक दूँगी कुछ। अभी मैं सीधी खड़ी भी नहीं हुई हूँ, और जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 7 साढ़े 7 साल से नरक भोग रही हूँ प्रॉपर, अभी वो चीज़ हाथ में आ गई। तब इनको चॉइस चाहिए कि लड़की है कि लड़का है। अरे जो दे दिया ईश्वर ने, बात तो वो है ना। तो मैं उस टाइम पे भी मतलब मेरे को आधी बेहोशी में भी मैं गुस्से में आ गई थी उस टाइम पे ये चीज़ सुन के। और वो पहला और आखिरी वाक़या था। मुझसे तो आज तक किसी ने कहा नहीं कि मतलब ऐसे ताने में मजाक में कह देते हैं कि अरे एक लड़का और कर लो, ये है अभी तो उम्र है, यूँ करके कह देते हैं। तो मैं भी मजाक में ही जवाब दे देती हूँ कि भैया कर तो लें, उसे पाल आप लोगी तो बताओ, भेज देंगे आपके पास। और फिर कुछ साल हो गए तो फिर मेरे जवाब और बदल गया कि भैया मेरे बस की तो अब पैदा करना भी नहीं। बात ये है कि मेरा शरीर गिरना शुरू हो गया था फिर। तो मेरे को तो ये लगता था कि भाई डिलीवरी का तो सोच के भी कि एक बार तो जोश जोश में कहना भाई एक हो जाए के चक्कर में 2 आ गई, वो हो गया। लेकिन अब नहीं। और फिर एक एज के बाद अब क्या है, अब भी लोग कह देते हैं, अभी क्या छोड़ रहे हैं 44-45 में भी अभी भी कह ही देते हैं अरे तीसरा प्लान कर लो। मतलब आदमी ये नहीं सोच रहा कि कब ये होएगा तीसरा, उसे कब पालेंगे, और क्या प्रोनोट पे लिख के आएगा कि तीसरा लड़का ही होएगा। बात तो ये है। तो अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में यही कहती हूँ, अगर ये गिल्ट कहीं ना कहीं ये इच्छा आपको भी है कि भाई होता, तो कोई ज़रा सा भी कहेगा आपको लग जाएगी। हालांकि अब मुझे अभी रिसेंटली 2-3 वाक़ये ऐसे हुए हैं कि मेरे को देख के लगा, मैंने कहा अच्छा, इसलिए मैंने कहा लड़के ज़रूरी होता होगा कि मतलब थोड़ा बाप को भी एक सपोर्ट सा मिले ये वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ही उल्टा बोल रहे हैं, कह रहे दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा, इतने सीधे चलते हुए आ रही हो, क्या है बाप को सपोर्ट मिले कि हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। भाई कल को लड़कियों की शादी होगी, जब आपके बेटा नहीं है, बहू नहीं है, सब कुछ उनका है, ठीक है। तो जब सब कुछ उनका है तो जो उनकी शादी करके दामाद जी आएंगे, उन्हें जब हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा तो उनका भी तो झुकाव फिर रहेगा इधर, वो भी तो अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। तो अभी 2 बेटियां हैं, इनके साथ 2 बेटे भी तो आएंगे। जैसे जब 2 बेटे होते हैं तो उनके साथ 2 बहुएं आती हैं। तो ये सब सोचो ना, तो इतनी बड़ी ये ज़िद करने जैसी कोई बात है नहीं। जो ये सलाहें देते हैं ना, उनका काम है सलाह देने का, लेकिन कहीं ना कहीं सोच वो हमारे भले के लिए ही रहे हैं कि भाई इनका परिवार ये है वो। ऑब्वियसली अगर बेटी बेटा दोनों हों, भाई परिवार त्यौहार ज़्यादा अच्छे से होंगे, लेकिन नहीं है तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हेलो सुनीता जी, मेरी बेटी 9 ईयर की है, क्या मुझको उसको पीरियड के बारे में बता देना चाहिए? हाँ जी, बता ही दो। वैसे तो खैर नॉर्मल बच्चे मतलब 12 साल तक भी निकाल जाते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं, 9 के बाद आज के टाइम में पता कुछ नहीं है। तो एक तो माई फर्स्ट पीरियड करके एक यूट्यूब पर फिल्म है, वो दिखा सकते हो, यानी तो पीरियड की एनिमेटेड मूवीज़ आती हैं, उनको दिखा के आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर जस्ट उसकी भाषा में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, समझ जाएगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे मायके वाले मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी अपमान करते हैं। मेरे सामने मेरे दोनों बहनों का और उनकी फैमिली का काफ़ी सम्मान रखते हैं। क्या मुझे मायके से रिश्ता बंद कर देना चाहिए या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। मेरा मन नहीं करता रिश्ता रखने का। नहीं रहता जब रिश्ता रखने का मन तो रहने दो, बिल्कुल ख़त्म करो मत, फालतू जाओ मत, सिंपल।
नेक्स्ट, हेलो मैम, आई एम योर रेगुलर व्यूवर एंड वर्किंग वुमन। आपने एक के जवाब में कहा था कि वुमन अगर हाउस वाइफ है तो भी हस्बैंड को हेल्प करनी चाहिए। मैं तो वर्किंग हूँ फिर भी हेल्प नहीं करते, मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। आपको देखकर मैंने सीखा कि जितना काम हो उतना करो, जो नहीं होता वो कल हो जाएगा। प्रायोरिटी वाइज अब मेरा माइंड क्लियर रहता है, जितना आराम से हो उतना ही करो, कोई टेंशन नहीं लेती। थैंक यू मैम ये बताने के लिए कि मैं एक सुपर वुमन नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ। बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाय दी, आप इतने अच्छे से सवालों के सटीक जवाब कैसे दे लेती हैं? मुझे पूछना था, आप कहीं छुट्टी में घूमने नहीं जा रही हो क्या? लव यू। छुट्टी में घूमने में कहीं नहीं जा रही हूँ इस बार, ये मैंने बता दिया पहले भी, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, क्योंकि इस बार यही प्लान है कि घर में जो काम है वो पिछले 2 साल से हम सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, और अब दिक्कत हो रही है वीडियोज़ शूट करने में भी, बच्चों को भी, हर तरीके से। तो जितना हो सकेगा, अभी 14 दिन रह गए हैं, जो घर सेट कर पाऊँगी वही हो पाएगा। इस बार कहीं नहीं जा रहे। बाकी डिसीजन लिया था घर का तो बाद में था, वरना हम कहीं ना कहीं जाते। जो युद्ध छिड़ गया था ना, उस वजह से कि भाई अब नहीं जा रहे, क्योंकि जाने का मन वहीं था, तो नहीं जा रहे। दोनों ही बात हो गई कि घर का समेट लेते हैं और वो सिचुएशन भी नहीं सही लगी। अच्छा, दूसरा सवाल आपका है कि इतने अच्छे से सवालों के सटीक जवाब कैसे दे लेती हैं? पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। मैं खुद अपने आप को सुन के ना वो हो जाती हूँ कि मतलब मैं हाथ के हाथ क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आंसर दे देती हूँ, कैसे पॉसिबल होता है ये मुझे भी समझ में नहीं आता, पर हो रहा। तो चलो माता रानी की कृपा समझ लेते हैं इसे। नेक्स्ट, टैरोट रीडर जी फिर आई हैं। मेरे लड़के से डेली बात होती है, रात में ऑफिस से आके 2 घंटे बात करता है, बट जब मम्मी जो ही HOD हैं कॉलेज में, वीकेंड पे घर आती हैं हॉस्टल से, तो 10-15 मिनट ही वीकेंड पे बात करता है मुझसे। नॉर्मल बात भी नहीं करना चाहता। जब मम्मी होती हैं घर पे तो घंटों बातें, रोमांटिक बातें, फ्यूचर प्लानिंग सब करते हैं। इसको कैसे डील करूं? बहुत चिढ़ होती है, 2 साइड फेस दिखता है मुझे, माँ के आगे कुछ, माँ के एब्सेंस में कुछ, डर लगता है। कहीं शादी के बाद भी ये वीकेंड पे अलग अलग रहा मुझसे माँ के सामने, और वीकडेज पे क्लोज, तो कैसे डील करूँगी बताएं। मुझसे सास के खौफ हो रहा है, अभी से इनका बिहेवियर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है मेरे दिमाग में सास की इमेज को लेके। प्लीज़ सजेस्ट एंड हेल्प, थैंक यू फॉर योर टाइम। देखो मुझे लग रहा है ना आप ज़्यादा सोच रही हो, आप ज़्यादा सोच रही हो इस शादी को लेके। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं, आपके डर बहुत ज़्यादा हैं, आप चाह रही हो कि सब कुछ पिच परफेक्ट हो, और होने की संभावना है नहीं है, उसको लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको हो रही है। इतना ज़्यादा सोचो मत। और ताज्जुब की बात है, आप टैरोट रीडर हो तब आपको ये सब लग रहा है। मैंने तो कभी किसी को खैर ऐसे ट्राई नहीं करा, लेकिन आप लोग यही तो करते हो ना कि भाई वो पत्ता निकाल के आप भविष्य बताते हो। उस लड़के की कुंडली आपके हाथ में ही होगी ना, फिर तो आपको पता ही होगा वो क्या है, कैसा है, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेके आप इतना मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो? मान लो अगर वो वीकेंड पे अलग रहता है, बाकी 6 दिन सही रहता है, अपनी माँ का सम्मान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, क्या दिक्कत है? दूसरी चीज़, भाई शादी से पहले नहीं कर रहा होगा झिझक में बात, फिर आप उनकी ऑफिशियल पत्नी हो जाएंगी, तब स्थिति बदल जाएगी। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो इतना? बहुत ज़्यादा और बहुत नेगेटिव सोच के चल रहे हो हर चीज़ को। इतना ज़्यादा डरो मत, इतना ज़्यादा वो मत करो, नॉर्मल है। पटी तो पटी, नहीं तो पति पत्नी की तो पटी जाएगी, बस चल जाएगा काम। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा प्लान करके ना कुछ होता नहीं है। फ्यूचर को आप बदल नहीं सकते ना डिसाइड कर सकते, तो जो होना है वो होगा। जब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते तो इतना फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो आज है जियो, 6 दिन बात कर रहे हैं 6 दिन करो, 7वें दिन है सीधे कह दो, या जब मम्मी आ गई होंगी अब तो कम बात करोगे, बात ख़त्म। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज़ मेरा आंसर ज़रूर देना। मैं अपने टमी फैट से बहुत परेशान हूँ, 2 साल की हो गई है। देखो जी, मैंने शायद ये पिछली बार भी कहा था, 6 महीने की प्रेग्नेंट आप लगती हैं, इसमें एक्सरसाइज करने से काम चलेगा, सोचने से। या दीदी के पास कोई छड़ी नहीं है या कोई मंत्र नहीं है कि आप बोलो और कम हो जाए।
जो प्रेगनेंसी के बाद का टमी फैट होता है, उसके लिए टारगेटेड एक्सरसाइज करो, चाहे फ़ोन में देख के, चाहे कोई करवाने वाला हो, उससे होंगी उसी से कम, और किसी चीज़ से नहीं कम होंगी। खाने पीने में भी कंट्रोल करना, इतना काम नहीं करता, थोड़ा खाना पीना कम अपना हिसाब से कि फ़ैट वाली चीज़ें ना खाओ। और दूसरा उसके लिए टारगेटेड सबसे बढ़िया है कपालभाति, योग कर लो, हो जाएगा सही। और 2 साल की हो गई, पका लिया आपने वो पेट, डिलीवरी के 6 महीने बाद आप आराम से योग कर सकते हो। मैंने भी तभी शुरू किया था, और उसके बाद पेट तभी के तभी कंट्रोल में आ जाता है, और फिर लेट हो जाता ना, फिर दिक्कत होती है, वो रिजिड सा हो जाता है। नेक्स्ट, आपने 50, 30 एंड 20 रूल बताया था। अगर ये रूल वर्क ना करे क्योंकि नीड्स ही ज़्यादा हो तो व्हाट शुड वी डू? तो सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है फिर आपको। ऐसा काम करो जिसमें पैसे ज़्यादा आएँ, अगर सारे नीड्स में ही ख़त्म हो जाते हैं तो। क्योंकि भैया जब तक सेविंग नहीं करोगे तब तक अपने लेवल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, हाय मैम, जॉब रहती है तो स्ट्रेस की वजह से मेरी स्किन डल हो जाती है, कितने प्रोडक्ट्स लगाओ एंड हेयर फॉल भी होता है। अब छुट्टी से 1 मंथ है तो अपने आप अच्छी लग रही है। मेरे साथ ये हो रहा है कि जॉब के साइड इफ़ेक्ट, क्या करूं? बाकी एक्सरसाइज वगैरह होती रहती है। तो जॉब की वजह से आप स्ट्रेस लेना बंद क्यों नहीं कर रही, जब आपको पता है कि ये चीज़ आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए ख़राब है? ऐसा है ना, देखो जी, वहाँ की एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो आप हैंडल कर लोगे, कोई वर्कलोड है, कोई डेडलाइन है, वो तो कर लोगे। लेकिन स्किन और बाल जब ख़राब होते हैं ना, अपनी शक्ल देखने को शीशे में जब मन नहीं करता, भाई वो टेंशन ज़्यादा है। और उसे सही करने में इतने पैसे या इतने एफर्ट आपके लगेंगे कि जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हो खुद अपने लिए, वो बचे ही नहीं। तो जॉब में जिस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, उसका स्ट्रेस लेने की बजाय उसे काम करके ख़त्म करो, उसे वहीं छोड़ के आओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर हमारी जॉब का स्ट्रेस हमारे चेहरे और बालों पर नज़र आने लगा है तो इट मीन्स कि या तो हमें जॉब चेंज करने की ज़रूरत है या फिर अपना रवैया। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, नोज़ के आजू बाजू की स्किन ऑयली है, बाकी पूरे फेस की स्किन नॉर्मल है, क्या ग्लिसरीन वाला सीरम लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं, मिक्स वाले तो। नेक्स्ट, सुनीता दी, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी 2 डॉटर हैं, हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैरिज को 11 साल हो गए। मेरे इन-लॉज़ ने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, कई सालों से मैके में रह रही हूँ, हस्बैंड उनके पेरेंट्स के साथ रहते हैं, छुट्टियों में ससुराल आती हूँ। हस्बैंड की वजह से ससुराल वाले बहुत चालाक हैं, मुझे कभी भी बहू का दर्जा नहीं दिया। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती पर हस्बैंड उन्हें छोड़ने को राज़ी नहीं थे। अब हमने अलग घर बनाया है, मुझे अभी भी डर लगता है कि ससुराल वाले वहाँ भी परेशान करने आ जाएंगे। ऐसे मतलबी लोगों से कैसे छुटकारा पाऊँ? बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, हेल्थ भी ख़राब रहती है। आपको अपने हस्बैंड से सीख लेने की ज़रूरत है, उनकी प्रायोरिटी क्लियर है, वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। आपको छोड़ दिया उन्होंने, आप अपने मैके में रह रही हो, है ना? तो ऐसी आप भी बन जाओ ना। आपकी प्रायोरिटी भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रख रहे हैं तो आप भी उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखो। अपना बच्चों का ये कर लिया, मान के चलो कि वहाँ से भी वो चले गए तो आप कैसे करोगी? ठीक है। और जब आप भी थोड़े से हो जाओगे ना वैसे से, तब उन्हें एहसास भी हो सकता है कि भैया ये मतलब मेरी तरह ये भी कर रही है ना? बाकी अलग घर लेने के बाद मैं तो कहूँ आ जाएं, यहीं पे रहने लगें सही तरीके से आपके हस्बैंड। क्योंकि बताओ, सुन के ही मुझे लग रहा है तो क्या लाइफ है, हस्बैंड वहाँ रह रहा है अकेला माँ बाप के पास, आप यहाँ रह रही हो, कैसी शादी चल रही है बताओ? मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मजाक बना रखा है शादी को। नेक्स्ट, सुनीता जी, थैंक यू मेरे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। मेरी क्वेश्चन है कि अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड ने ही हाँ मैरिज को 6 साल हूँ, हाथी बेटा 3 ईयर, मैं एनटीटी की हूँ। भाई नहीं पढ़ पा रही मेरी सास तो उल्टा ससुर को गालियाँ देती हैं, मार भी देती हैं, फिर भी ससुर और दोनों बेटे भगवान की तरह पूजते हैं। मेरी सास को उल्टा ससुर से नफरत करते हैं दोनों बेटे। ओ भाई साहब, आपको अपनी सास की पर्सनैलिटी को स्टडी करने की ज़रूरत है। आपके सामने एक
रियल लाइफ मॉडल है कि भैया इज्जत कैसे लेनी है पति से और बच्चों से। ध्यान से देखो बारीकी से कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, पूरी लाइफ की उनकी हिस्ट्री सुन के जानो उनके बारे में कि क्या और कैसे अप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से इतनी पुज रही हैं वो। उसमें उससे आपको चिढ़ने की नहीं, सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपकी कही एक एक बात सारा दिन सोचती हूँ, आपके लिए ही मैंने कमेंट करना सीखा, थैंक यू। अब मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी जेठानी जी बहुत स्लो आलसी हैं, बिना नहाए खाना बनाती हैं, हर पूजा शादी में सबसे लेट जाती हैं, मेरा हर काम समय पर पूरा होता है, फिर भी उनके साथ के कारण मैं भी लेट होती हूँ। हस्बैंड कहते हैं अपनी पूजा अलग से कर लिया करो, पर मैं उन्हें बुरा लगेगा सोचकर करती नहीं। जॉइंट फैमिली से हूँ, क्या करूँ? हस्बैंड का कहना मान लूँ? आप बताएं प्लीज़, थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार। अगर तो आपको अपनी जेठानी के साथ सिर्फ लेट वाली प्रॉब्लम है, बाकी आपकी पटरी उनसे खाती है, तो देखो रिश्ता बचाने के लिए पूजा पाठ लेट हो कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल है, आपको भी इरिटेशन हो रही है कि आपने सारा काम कर लिया उनके चक्कर में लेट हो रहा है, तो अपने हस्बैंड की बात मान सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी हैं एक दो ऐसे जो हम कितने जल्दी करके यूँ बैठे रहते थे और आ रही हैं ये होता था, लेकिन बैठे ही रहते थे हम भी कि नहीं आ ही जाएंगी। फिर वो आके कहती थी अरे मेरी वजह से लेट हो गए, तो मैं कह भी देते थे, मैंने कहा हाँ इतना ही बोलते थे, हाँ लेट हो गए, लेकिन नहीं छोड़ते थे, हम तो बैठे ही रहते थे उनके इंतज़ार में, जहाँ इतनी देर भूखे बैठे और देर भूखे बैठ जाएंगे। मुहूर्त नहीं निकलता था, लेकिन ये नहीं होता था कि भाई 8 बजे पूजा का मुहूर्त है, वो 9 बजे आ रही, ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये था कि हमारा ये था कि 8 बजे तक है, तो मान लो 6 बजे से 8 बजे तक है, तो मैं मेरी सासू माँ तो 6:30 7 तक तैयारी कर ली, हम सोचते 7 बजे शुरू कर दें, अपना 7:45 ही दूसरा पार्टी आ रही है निकल के, लेकिन हम तो बैठे ही रहते थे इस चीज़ को ये नहीं सोचा कि हम अलग कर लें, कुछ कर लें, करते साथ में ही थे। मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, बच्चे 20 साल के हैं, सास और पति बच्चों को भर दिए हैं, तेरी माँ बेकार है, बच्चे भी बात नहीं करते। बताओ, 2 महीने से बात नहीं कर रहे बच्चे, क्या करूं प्लीज़ बताएं, कैसे बच्चे हैं भाई जो बात ही नहीं कर रहे, किसी का मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती बात थोड़ी कराओगी। अपने आप में व्यस्त रहना सीख लो भैया, क्या कर सकते हो। 20 साल जब नरक भोग लिया तो अब तो हैबिचुअल हो गई होंगी उसकी। अपने आप में व्यस्त रहना सीख लो, कुछ नया शुरू कर दो करना, जिसमें आप अपना व्यस्त रहो, जब बोलना होगा किसी को तब बोल लेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा नेम सविता है, मेरे शादी के 24 साल हो गए, मेरे सास ससुर अपने छोटे बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं। सार्वभौमिक समस्या, छोटे बेटे को ही सब संपत्ति दे दिए, हमें बिना कुछ दिए ही अलग कर दिया, 11 साल से हम अलग खा रहे हैं। अब देवर कहता है कि मैं सास को अपने साथ रखूं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं? हाथ जोड़ लो यहाँ तक, ऐसे कहना भाई हमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट, दी मेरा मन बहुत उदास है, मैंने 2010 में बीएड, 2014 में एमए की, फिर तब से दोनों बच्चों के साथ प्राइवेट टीचर हूँ, बट अब लग रहा है जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं नेट करना चाहती हूँ, मेरा सीटेट क्लियर है, बहुत डिप्रेस हूँ, समझ नहीं आ रहा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दूँ या अपने नेट पर। बच्चे कितने बड़े हैं ये नहीं बताया, ठीक है, लेकिन अगर चॉइस करनी है तो देखो बच्चों की पढ़ाई है कई साल की, नेट है 1 साल की तैयारी। अगर इतना भरोसा है खुद पे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो या कर सकती हो तो कर लो। 1 साल में बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ने का, पढ़ाई का वो तो कवर कर लेते हैं। 1-2 साल ढीले भी अगर हमारी वजह से ना भी हो, कई बार बच्चे भी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लगे पड़े हैं उनके पीछे, उन्होंने पढ़ना ही बंद कर दिया है, ऐसा फेज आता है ना हर बच्चे की लाइफ में, तब भी तो वो कवर करते ही हैं आगे जाके। तो अगर है नेट की इच्छा तो कर लो, जितना हो सकेगा। नेट करने का मतलब ये थोड़ी है तुम हॉस्टल में चली जाओगी वहाँ रहने के लिए, रहोगी तो घर पे ही आधा घंटा पढ़ा लेना, अगर अभी 2 घंटे पढ़ा रही हो। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, कैसे अपनी इस सबसे बड़ी कमी को पूरा करूं? खुद ही बता दिया ना आपने क्या कमी है आपके अंदर, और डिसिप्लिन को कैसे पूरा करेगा आदमी? इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर की करना है, और इजी ट्रिक चाहिए तो सिंपल वही है, 5 मिनट वाला रूल अप्लाई करो कि कोई काम है उसे करने का डिसिप्लिन नहीं बन रहा,
तो फिक्स टाइम पे बस ये सोच के बैठो कि 5 मिनट के लिए करूँगी, अलार्म लगा लो घड़ी में, 5 मिनट के बाद इसको छोड़ दूँगी, ये कह के बैठो। और सच में अगर 5 मिनट बाद भी आपको ना लगे उसे करने का मन है तो छोड़ दो, लेकिन 99% उस काम को फिर आप छोड़ते नहीं, बन जाता है डिसिप्लिन फिर। तो जस्ट बिना सोचे समझे फिक्स टाइम पे फिक्स काम को करना शुरू कर दो, अपने आप होता चला जाएगा सब। एक बार बस लिख के अपना प्लान रेडी रखो कि हाँ मुझे इतने बजे ये काम करना है, या एक दिन में इतनी चीज़ें मुझे करनी है, बस। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम सुनिए। सुनाओ भाई। मेरे हस्बैंड का वेट बहुत बढ़ गया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे बुरा लगता है जब उन्हें कपड़े फिट नहीं होते, कहीं जाओ तो सबसे अलग दिखते हैं। मैंने कई बार कोशिश की डाइटिंग करें, योगा करें, कुछ नहीं करते। आप बताओ क्या करूं? थैंक यू, आपको बहुत सारा प्यार। बढ़े हुए वेट के जो खतरनाक नतीजे आते हैं उन्हें सुना कर डराओ, अपना वास्ता दे के कि कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना। इतना आसान नहीं होता। और मैं बताऊं, ज़्यादा इसमें ना किटकिट मत करना कि बार 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 1 या 2 सेंटेंस में, लेकिन कह ज़रूर दो कि ये जो बढ़ रहा है ना, ये किसी दिन हम पे भारी पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर हमारी थोड़ी भी परवाह है। बस बीच बीच में कहते रहो, लेकिन ये बार 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 एक पैराग्राफ में नहीं, एक सेंटेंस में, बस बीच बीच में टोकते रहा करो। हेलो दी, नमस्ते। जब से मेरी शादी हुई है किसी दिन भी ऐसा नहीं होता बिना लड़ाई झगड़े दिन बीते। मेरी सास और मेरे पति दोनों लोग मुझे बुरा बनाते हैं। तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, फिर भी उन लोगों को क्यों लगता है ऐसा। मेरी शादी को 4 साल बीत गए और 5वां साल लग गया। मेरी 2 बेटी हैं, एक 3 साल की, एक 1 साल की। कोई बात होती है तो सब लोग मेरे पति कहते हैं कि मैके चली जाओ, और बार बार मुझे मैके भेज देते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं कभी सुसाइड ना कर लूं। डेली सोचती हूँ इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कैसे बीतेगी। डेली का काला और डिप्रेशन कैसे झेला जाएगा, झेल पाऊंगी। दिल्ली, डेली का कलह होगा और डिप्रेशन। मुझे कोई सजेशन दीजिए, क्या करूं। अब जो समस्या निकल के आ रही है शुरू में, वो ये है कि जी आप कुछ भी करें वो कमी निकालते हैं कि ये तू ऐसा करती है, तू वैसा करती है ना। अब इसकी वजह से अगर बात इतनी बढ़ गई है कि सुसाइड तक की नौबत आ रही है, तो देखो एक मोटी सी बात बताओ, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, इसकी बजाय जो काम कर रहे हो वो अपने हिसाब के बजाय उनके हिसाब से कर लो। बात ये होती है ना, लाइफ ही ख़त्म हो जाए इसके बजाय जिसकी वजह से लाइफ ख़त्म करने की नौबत आ रही है उस कारण को ख़त्म कर दो। भाई एक तो स्टैंड ये होता है कि भाई मैं तो जैसे कर रही हूँ वैसे करूँगी, किसी को ठीक लगे ना लगे। लेकिन आप इस समस्या से इतने ग्रसित हैं कि वो लोग मुझे कमी निकाल रहे हैं मेरे काम में, कि आप सुसाइड जैसे थॉट आपके दिमाग में आए, यानी कि उनका कमी निकालना आपके लिए बड़ी बात है। तो फिर वो कमी ना निकालें, उसकी कोशिश करने के लिए ध्यान से समझो कि वो एग्जैक्टली आपसे क्या चाह रहे हैं। एक बार में एक काम का तरीका बदल लो, नहीं सारे एक साथ बदलो। तो 1, 2, 3 काम बदलेंगे। अगर एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है तो उनको भी दिखेगा कि पहले ऐसे करती थी अब ऐसे कर रही है, चेंज आ रहा है। फिर ये करके देखो। दी, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं इन लॉज के साथ नहीं रहती, ऊपर के फ्लोर पर रहती हूँ, लेकिन मेरी सास ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। कोई ना कोई ताना मारती रहती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इग्नोर करूँ, उन पर ध्यान न दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। प्लीज़ बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। प्लीज़, बस मुझ में और मेरी देवरानी में हमेशा भेदभाव, लेकिन फिर भी खुद महान। इन शॉर्ट, कैसे इग्नोर करना है ये है, कैसे इग्नोर करना है। भाई मेरे लिए तो मुझे लगता है इसमें क्या ही मुश्किल है। भाई जब मेरी लाइफ का मुश्किल टाइम चल रहा था ना, तब स्मार्टफोन नहीं होते थे, वरना मैं तो पता नहीं तब क्या क्या सीख रही थी। इतना टाइम होता था, बच्चे भी नहीं थे, स्कूल गए, आके बैठे हैं, सोच रहे हैं, खाली पढ़े हैं, यूं ही पढ़ रहे हैं, यूं ही टीवी में कुछ भी आ रहा है, अंटे शंटे वो देख रहे हैं। इतना समय होता था, तब लगता था यार टाइम कैसे काटें। तो टीवी कोई देख के काटे जा रहे हैं, है ना। तैयार व्यार होने का तो मन करता नहीं परेशानी में। अब
अलमारी निकाल ली, वापस लगा दी, कोई कबर्ड साफ़ कर ली, फिर लगा दी। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है ये, इतना कुछ है इसमें भाई साहब, किसी को इग्नोर करना मुश्किल होती है, किसी पे ध्यान कैसे दें। अब तो ये हालत है और हर एक के साथ है। ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे साथ ये है, तो नॉर्मल भी फ़ोन में उंगली चलाए जा रहे हैं, या शॉपिंग कर रहे हैं, या स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। अब तो ये सोचना पड़ता है कि किसी पे ध्यान देने के लिए टाइम कहाँ से निकालें। आप ये सोच रहे हो कि किसी को इग्नोर कैसे करें, अरे इसका सदुपयोग करो। बोलता रहे ज़माना, चीख चीख के पागल हो जाए ना, अगर हम ना चाहें हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक सवाल है मेरा, प्लीज़ आप मुझे अपने सवाल का जवाब खुद के दिमाग में खोजना सिखा दें। आपको ये लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल आंसर हर सवाल के कैसे मिल जाते हैं? आपसे बहुत सारी स्किल सीख रही हूँ बहन, ये मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाए हैं। मुझे खुद को लगने लगा है ये सीरीज़ करते हुए कि लाइफ कैसी थी मेरी, कैसी है, और कैसी पता नहीं आगे भी होएगी। कितना कुछ, कितनी तरीके के लोग, सिचुएशन, कैसी कैसी कमियां अपनी, दूसरों की, फिर उसको पॉजिटिव देखना, फिर बिग बॉस, फिर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा ये सोचना, फिर कभी रामायण पढ़ ली, उससे लाइफ चेंज हो गई। बहुत सारी चीज़ें, एंड में जीने की कला, वो किताब। तो ये सारी मिला जुला के ये जो 40-44 साल में दिमाग में जो ये बनी है ना, इसमें से ऑटोमेटिक निकलते हैं सारे लाइब्रेरी में से जवाब। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मेथड है जिसकी वजह से आ जाता है। जस्ट ये है कि पुराना जितना भी अभी तक जीवन बिताया है ना, सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। तो जब भी कोई सवाल आता है कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है कि अच्छा ये तो वो सिचुएशन है, एंड आई जस्ट बता देती हूँ। एक मेरे पास फ़ोटो किसी ने भेजी थी, खुद कितना भटका होगा शख्स, वो शख्स जो औरों को सही राह बताता है। तो मुझे इतनी सटीक लगी थी कि सच में मुझे कोई बताने वाला नहीं था इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और आपके कमेंट पढ़ के लगता है आप लोगों के पास भी नहीं है कोई इस तरीके से, आप जैसे कहते हो कि ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं जैसा आप है। तो वही चीज़ है कि इतनी ठोकरें खा खा के, इतनी ठोकरें, इतनी गलतियाँ कर कर के सीखा है। तो वो जो कहते हैं ना, अनुभव जो चीज़ दे सकता है वो कहीं पढ़ के नहीं मिलती। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे 1 घंटा लग जाता है नहाने में, इस आदत को कैसे ठीक करूं? अबे यार, एक समान सभी जगह गंदगी नज़र आती है, प्लीज़ हेल्प। आपको शायद वो है, वो सफाई वाली बीमारी क्या होती है ना, जिसमें बंदा ज़्यादा साफ़ करता है हर चीज़ को, शायद उसकी शुरुआत है। उसका कुछ होएगा नहीं, मुझे लगता है मेडिकल में उसका कोई इलाज हो तो, लेकिन बुरा भी कुछ नहीं है भाई। 1 घंटा नहाना तब गलत है। मान लो हस्बैंड का खाना बनाना, आप नहाने में लगे पड़े हो, है ना, बाकी साफ़ सफाई रखना कोई बुरी बात तो है ही नहीं। मुश्किल वो होती है जब आपकी साफ़ सफाई की आदत से दूसरे का जीवन प्रभावित होने लगे। तो डॉक्टर को दिखा लो मेरे ख्याल से तो इसमें। अब मैं आपको ये तो नहीं सिखाऊंगी कि गंदे कैसे रहना है या घर को फैला के कैसे रखो। सभी ने कह लिया होगा आपसे पहले ही कि भाई कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं आ रही ना आपको समझ में, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस। दीदी आप जो बोलते हैं वही हम करते हैं, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ईश्वर करे मैं हमेशा सही बोलूं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो। मेरा बेटा 6th क्लास में है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, हिंदी इंग्लिश बहुत वीक है। मैं उसे बोलती हूँ तो मेरे सामने तो पढ़ने बैठ जाता है, पापा को देखकर तुरंत उठ जाता है। प्लीज़ रिप्लाई, उसको कैसे पढ़ाऊँ? और इनके चैनल का नाम है, जिस आईडी से कर रही हैं, जिस आईडी से कमेंट करा है, और कुछ नया सीखें। ऐसे नाम वाले चैनल वाले इंसान के खुद के बच्चे में ये दिक्कत आ रही है कि उसकी हिंदी इंग्लिश वीक है और वो पापा को देख के उठने, मतलब पापा उसको कहते नहीं पढ़ने के लिए, पापा ने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, बेटा ऐश कर, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, हैं। तो जब तक उसके पापा आए ना, ऐसे टाइम पर उसका पढ़ने का टाइम बनाओ कि 2-2.5 घंटा वो उससे पहले ही आप उसे पढ़ा चुको, और सीधा ही आप भी यही कह दो कि पापा आएंगे ना तब तक पढ़ेंगे। अगर पापा 9 बजे आते हैं, आप 7 बजे से पढ़ाने बैठो। पापा 5 बजे आते हैं तो आप 2 बजे से पढ़ाने बैठो। जब पापा आएंगे तब छोड़ दूँगी। कुछ या तो बच्चा देखो अपनी मर्ज़ी से कर ले,
नहीं तो हमें कराना है, तो फिर तरीका यही है। नेक्स्ट है जी, ये आया है एक सक्सेस स्टोरी। हेलो सुनीता जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, फॉलो भी करती हूँ। मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन आज मैं दूसरों की लाइफ को सुलझाने का काम कर रही हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने अंदर की अपने आप निकल पाई। और मैं चाहती हूँ कोई अगर यहाँ भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो बिल्कुल साथ देना चाहूँगी। तो देख लेना वही ना कमेंट करके। नेक्स्ट, की और स्किन से झाइयाँ ठीक होती हैं क्या? किसी की हुई हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। बता दो भाई, किसी की झाई हो तो। मेरे तो झाई वाली प्रॉब्लम कुछ खास थी नहीं। नेक्स्ट, सुनीता दी, मेरी आंखों के नीचे गड्ढे हैं पिछले 4-5 सालों से, कोई हेल्थ इशू भी नहीं है, ना जेनेटिक, इस वजह से आंखें बहुत बीमार सी दिखती हैं, बताएं क्या करूं? जेनेटिक ही हैं वैसे, मेरे भी हैं, कितना भी कर लो लेकिन जेनेटिक ही हैं। पर आपके अगर जेनेटिक भी नहीं है और वैसे भी हैं तो देखो, इसके 2 रीज़न होते हैं। कई बार हमारी किडनी या लीवर में प्रॉब्लम होती है ना, मेन किडनी में, तब ये मतलब दिखने लगते हैं। या फिर वही है कि स्लीपिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है आपका, तो आप एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप अपना करा लो। क्या पता कोई अंदर कमी आ रही हो किसी एक न्यूट्रिएंट की, उस वजह से हो रहा हो, तो पता चल जाएगा। और बाकी सबसे ज़्यादा तो वही इफ़ेक्ट है कि थकान और स्लीपिंग शेड्यूल अगर आपका डिस्टर्ब है। नेक्स्ट, दी, हमारी भांजी है, प्रिपरेशन के लिए कोटा गई है, अब अकेले रहती है तो पढ़ाई तो कर रही है, पर अपने नेसेसरी काम भी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अपना खाना भी खाने में आलस कर जाती है। ICSE बोर्ड में 94% लेके आई है, कैसे उसे समझाएं? फॉर सर्वाइवल एक्टिविटी के लिए, सिंगल चाइल्ड है। नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं तो यार पढ़ ही लेने दो, सर्वाइवल करती रहेगी बाद में। उसको पता होगा ना कितना टाइम उसे पढ़ने में देना है और कितना नहीं देना। इतने ब्रिलियंट बच्चे को वही वाली बात कि एक पेड़ पे आम, अमरूद, फल वल सारे लगाने की कोशिश नहीं करो। अगर वो 94 लेके आई है तो बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई में है ना, तो उसको करने दो पढ़ाई। अपना खाना खाने में भी आलकस कब तक करेगी? या तो फिर कोई रह लो उसके साथ जाके जो उसका ध्यान रख पाए, और नहीं तो फिर कब तक रहेगी? धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी लाइन पे कि भैया भूख लग रही है ना। समझा ही तो सकते हो उसे। चलो, अभी ये 101 वाले एपिसोड के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, सारे पढ़े हैं। और जो कुछ एक मेरी तारीफ़ें थी वो मैंने खुद पढ़ के मैं खुश हो ली। बाकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस, मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, जो आप कमेंट्स में लिखते हो ना पॉजिटिव के ये आपके लाइफ में चेंज हुआ या कुछ और, या आई लव यू सुनीता दीदी, इस तरीके की चीज़ें लोग वीडियो में बोल के भेज रहे हैं, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो कर लेना। सारे क्लिप्स बना के एक बढ़िया सी शानदार वीडियो मैं बनाऊंगी, और उसको मैं अपने पर्सनल उसके लिए हमेशा रखूँगी। आप कहोगे तो पब्लिकली भी पोस्ट करूँगी, लेकिन हाँ, मैं जमा कर रही हूँ जितनी भी आ रही है मेरे पास। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में 102 के जवाब लेकर। फ़िलहाल ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से कर देना, और इसका बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए, वैसे हर अल्टरनेट डे पे दोपहर 2 बजे आती है वीडियो, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। और आज इस वाले वीडियो पे जो कमेंट करेंगे वो इससे एक वीडियो छोड़ के अगले में उसके जवाब मिलते हैं। एक वीडियो का मैं मार्जिन लेके चलती हूँ, ठीक है। 3 दिन आपके पास होते हैं कमेंट करने के लिए, लेकिन अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं पहले जो शुरू के होते हैं उन्हें पढ़ूँगी, एंड वाले छोड़ दूँगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो आपके सामने आए तो जितना जल्दी हो सके उस पर कमेंट आप लिख दो, ताकि आपका कमेंट शुरू में ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।